सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 23 दिसंबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 23 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि अप्रैल 2025 में आयोजित आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण की उप विजेता जो टीम है ना, यानी रनर अप जो टीम है, ये आपका कौन रहा है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आईपीएल 2025 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपका 3 जून 2025 को आपका खेला गया था। और किस स्टेडियम में आपका खेला गया था, तो आपका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आपका खेला गया था। और फाइनल जो मैच है ना, ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और साथ में आपका पंजाब किंग्स के मध्य जो है ना, ये आपका फाइनल में जो आपका खेला गया था, जिसमें आरसीबी की टीम ने जो है ना, ये आपका पंजाब किंग्स की टीम को जो है ये आपका 6 रनों से हराकर जो है अपना पहला टाइटल आईपीएल का खिताब जो है ये आपका आरसीबी के द्वारा जो आपका जीता गया था। लेकिन यहाँ पर उप विजेता यानी रनर अप के बारे में आपका पूछा गया था। तो देखिए उप विजेता जो आपका रहा था ना, ये आपका पंजाब किंग्स जो आपका रहा था। तो ऑप्शन सी पंजाब किंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि आरसीबी की जो 2025 में जो है ना, इस टीम के कप्तान कौन रहे थे, तो इस टीम के जो कप्तान है ना, ये आपके रजत पाटीदार जो है आपके रहे थे। और पंजाब किंग्स के जो आपके कप्तान है ना, ये आपके श्रेयस अय्यर रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आईपीएल 2025 का आपका कौन सा संस्करण था, तो आपका 18वां संस्करण था, जिसमें अगर प्राइज मनी की बात कर ले तो देखिए विजेता टीम को जो है यानी आरसीबी को जो है ये आपका 20 करोड़ और उप विजेता टीम को जो है यानी पंजाब किंग्स को जो है ये आपका 12.5 करोड़ का इनामी राशि जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका यहाँ से पूछा गया था ना कि आईपीएल 2025 में जो है आपके मैन ऑफ द मैच जो है ना, फाइनल में जो है ये आपके कौन रहे थे, तो आपके आरसीबी के प्लेयर कुणाल पांड्या जो है ना, ये आपके फाइनल के मैन ऑफ द मैच जो आपके रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर की जो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ का जो चिन्ह होता है ना, ये क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये अवतल दर्पण पूछा गया होगा या फिर आपका अवतल लेंस भी पूछा गया होगा ना। तो दोनों में ही आपको बता दूं कि इसका जो आपका फोकल लेंथ यानी फोकस जो दूरी होता है ना, इसका जो चिन्ह होता है ये आपका निगेटिव होता है। और निगेटिव ही क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फोकस पॉइंट होता है ना, ये आपका दर्पण के सामने और आपतित प्रकाश की दिशा के जो आपका विपरीत दिशा में होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार जो है ना, विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है ना, ये हमेशा आपका निगेटिव यानी आपका ऋणात्मक जो आपका माना जाता है। तो क्वेश्चन में आपका अवतल दर्पण पूछा गया होगा या फिर आपका अवतल लेंस पूछा गया होगा। दोनों में आपका जो फोकस दूरी का जो चिन्ह होगा ना, ये आपका निगेटिव होगा। तो ऑप्शन बी निगेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे कभी कभी एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पे जो है ना, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना आपका 50 सेंटीमीटर है, तो गणितीय रूप में जब आप लिखोगे ना, तो आपका फोकल मतलब कि फोकस जो दूरी होगा ना, ये आपका -50 सेंटीमीटर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि यदि किसी वस्तु को आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर आपका रखा जाता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब है ये आपका कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जो रहा आपका ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जब आपका मतलब कि जब वस्तु को जो है ना, ये आपका मुख्य फोकस F1 पर आपका होती है ना, तो लेंस से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है ये आपका एक दूसरे का आपका समानांतर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपका पैरेलल जो आपका जाता है। और ये जो आपका किरणें होती है ना, ये आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर जाकर जो है ना, ये आपका मिलते हुए जो है आपका माना जाता है। इसका अगर मतलब कि प्रतिबिंब की नेचर यानी प्रकृति की बात कर ले, तो देखिए किरणें जो होता है आपका वास्तव में अनंत पर जो आपका मिलेगा, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा ना, ये आपका वास्तविक और उल्टा होगा यानी रियल एंड इन्वर्टेड जो है ये आपका प्रकृति का जो आपका नेचर होता है। वहीं अगर प्रकृति का अगर साइज यानी आकार की बात कर ले, तो देखिए मुख्य अक्ष से दूरी जो है ना, ये आपका बहुत अधिक होने के कारण जो है ये आपका प्रतिबिंब जो है ये आपका हाईली इनलार्ज्ड यानी अत्यधिक जो है ना, ये आपका आवर्धित या फिर बहुत बड़ा जो है ये आपका बनता है।
तो किस ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया गया कि यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनेगा, तो आपका अनंत पर बनेगा। और आपका जो कैसा बनेगा, तो आपका वास्तविक और अत्यधिक आवर्धी जो है ना ये आपका बनेगा। यह आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब एक चलती हुई गाड़ी जो है अचानक रुकती है तो उसमें बैठे व्यक्ति जो है ना आगे की ओर जो है आपके झुक जाते हैं। और ये जो आपका न्यूटन के जो है ना किस नियम के कारण जो आपका होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका न्यूटन के जो है ना प्रथम नियम आपका क्या कहलाता है, तो इसे जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम जो आपका कहा जाता है। और इसके अनुसार यानी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो है ना कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में जो है ना ये आपका तब तक आपका बना रहता है कि जब तक आपका उस पर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल न लगाया जाए। ये जो आपका न्यूटन का प्रथम नियम जो आपका कहता है। और जब गाड़ी चल रही होती है ना तो व्यक्ति का जो शरीर होता है ये भी आपका गाड़ी के साथ आपका गति में होता है। और जैसे ही गाड़ी आपका अचानक रुकती है ना तो व्यक्ति के शरीर का जो निचला जो हिस्सा होता है ना जो कि आपका गाड़ी के संपर्क में रहता है वो भी आपका रुक जाता है। लेकिन शरीर को ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है ना अपनी गति की अवस्था जो है आपका बनाए रखना चाहता है। इसके कारण जो मतलब कि न्यूटन्स के प्रथम नियम के कारण ही जो है ना ये आपका व्यक्ति जो होता है ना ये आपका आगे की ओर जो आपका झुक जाता है। और अन्य उदाहरण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखे होंगे कि रुकी हुई बस की अचानक चलने पर जो है ना पीछे की ओर आप झुक जाते होंगे। और ये जो आपका न्यूटन्स के प्रथम नियम का ही ये आपका उदाहरण है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, तो न्यूटन्स का प्रथम नियम जिसे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यदि मतलब कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 को जो है ना ये आपका दोगुना कर दिया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर जो है ना ये क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर सार्वत्रिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका कैपिटल जी होता है ना ये आपका मतलब इसे आपका ही जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो आपका कहा जाता है। और सार्वत्रिक शब्द का अर्थ क्या होता है कि इसका जो मान है ना ये पूरे ब्रह्मांड में जो है ये आपका हर जगह जो आपका स्थिर रहता है। और जी का मान वस्तु के द्रव्यमान यानी m1 और m2 या फिर उनके बीच की जो दूरी होती है ना r पर जो है ये आपका निर्भर नहीं करता है। इसका जो मान होता है ना हमेशा आपका ये आपका मतलब कि स्थिर रहता है। क्या होता है, तो जी इक्वल टू आपका क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है ये आपका हमेशा जो ये आपका स्थिर रहता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है ये आपका क्या होता है, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो आपका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो है आपका सूत्र होता है। और यदि दोनों द्रव्यमान को आपका दोगुना भी कर दिया जाना तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आपका जरूर जो है ये आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आपका नियतांक जो है ना यानी आपका जो यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है इसका मान जो है आपका वही रहेगा यानी अपवर्तित नहीं होगा। यानी द्रव्यमान या दूरी में किसी भी बदलाव से जो है ना जी के मान पे आपका कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और यही आपसे पूछा गया था। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा ऑप्शन जो था ना कि F इक्वल टू एम ए आपका ये मतलब कि इस तरह से आपका दिया गया था B माइनस यू बाई टी, इस प्रकार से ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है ना ये आपका क्या होता है, तो F इक्वल टू एम ए होता है। और गति का आपने पहला समीकरण पढ़ा हुआ कि क्या होता है, तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने का आपका सूत्र क्या होता है, तो A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। यही आपको मतलब कि ऑप्शन में आपका दिया गया था कि F इक्वल टू आपका m दिया गया था और एक्सेलरेशन वाला ये वैल्यू आपका एक ऑप्शन में आपका दिया गया था यानी आपका V माइनस यू बाई टी एक ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे चुना गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में ग्रीस के प्राचीन ओलंपियाई में आयोजित IOC के 143वें सत्र के दौरान जो है ना जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है ना ये आपका नया अध्यक्ष जो आपका चुना गया है। तो ऑप्शन बी क्रिस्टी कोवेंट्री आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ जो आपका टेस्ट मैच हुआ था ना, यानी टेस्ट का जो श्रृंखला मैच हुआ था, उसमें किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने जो है ना दोनों पारियों में शतक जो आपका लगाया था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जून 2025 में जो है ना लीड्स इंग्लैंड के हेडिंगली मैदान पर आपका खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान ही जो है ना ये आपका असाधारण उपलब्धि जो आपके हासिल किए थे। और उन्होंने मैच की पहली पारी में जो है ये आपका मतलब कि शतक यानी 134 रन और दूसरी पारी में जो है ना ये आपका 118 रन जो आपके बनाए थे। और इसी प्रदर्शन के साथ ऋषभ पंत जो है ना एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले जो है पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और कुल मिलाकर दुनिया के केवल जो है ना दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज जो आपके बन गए हैं। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी ऋषभ पंत आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस चैप्टर में आपका पूछा गया था ना कि जून 2025 में आपका पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है ना ये क्या कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में इंग्लैंड और भारत का जो टेस्ट सीरीज हुआ था ना, इसका जो पहले नाम था 2025 में, इससे पहले जो नाम था ना ये आपका पटौदी ट्रॉफी के नाम से आपका जाना जाता था। लेकिन 2025 में इसका नाम बदलकर जो है ना ये आपका एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है आपका कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा त्रुटि है, क्योंकि मतलब कुछ आपके यहाँ पर जो डेटा है ना वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका जो उत्तर है जिस प्रकार से भी आएगा आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको प्लस करना तो इजीली आता ही होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब आप कमेंट्स मत करने लगना कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अगर मतलब कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हूँ जैसे 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 14 ओम, इसके प्रतिरोध को जो है ना आपका सीरीज यानी श्रेणी क्रम में आपका जोड़ा जाता है, तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा ना यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन रहना और इसमें आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका पूछा जाए और श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा रहना, तो आपको सिंपल क्या करना होता है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, जितना भी आपका मतलब कि दिया गया होगा तो प्रतिरोध, तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध क्या क्या है, तो आपका 2 है प्लस 6 है प्लस 8 है प्लस 10 है प्लस 14 है, इतना है। तो 6 2 8 8 8 16 16 और 10 26 26 और ये 14 कितना होता है, तो आपका 40 होता है। बस आपको इतना जोड़ना था, तो इतना जोड़ लोगे तो 40 ओम जो आपका निकल कर आएगा। ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट हो आप इजीली तो वो निकाल लोगे ना, जोड़ना तो आपको जोड़ना घटाना इतना मैं थोड़े अब सिखाने वाला हूँ। उसके बाद अगर मतलब कि सीरीज, ये तो आपका सीरीज का हो गया ना। अगर आपसे पैरेलल के बारे में अगर पूछा जाए तो ये पैरेलल में आपका क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में जारी सतत विकास सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था, और ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था प्लस आपका थर्ड शिफ्ट में भी जो आपका पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए जून 2025 में जो आपका सतत विकास जो लक्ष्य सूचकांक है ना, इसमें जो भारत का रैंक रहा था ये आपका मतलब कि भारत का जो रैंक है ना ये आपका 99 जो है आपका रहा था 167 देशों में। तो 99 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी 99 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि ये जो आपका मतलब कि सतत विकास जो समाधान मतलब कि सतत विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो ये सतत विकास जो सूचकांक है ना ये आपका रिपोर्ट जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया जाता है, जिसमें अगर भारत का स्कोर अगर पूछा जाए, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा भी गया था कि भारत का रैंक और स्कोर क्या रहा था। तो देखिए भारत का रैंक आपका मतलब कि 99वें स्थान पे रहा था टोटल 167 देशों में, और भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 67 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देशों की अगर मैं सूची की बात कर लूँ तो ये पहले स्थान पे जो है ना आपका फिनलैंड देश रहा है, दूसरे स्थान पे आपका स्वीडन देश रहा है, और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका डेनमार्क देश रहा है। और टोटल आपका मतलब कि 20 शीर्ष देशों में जो है ना 19 आपके यूरोपीय देश जो है इसमें आपके शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ELI स्कीम का जो संबंध है ना ये आपका मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ELI का फुल फॉर्म अगर आपको पता होता क्या होता है, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनेक्ट मतलब कि इंसेंटिव होता है, और यानी आपका ये जो आपका रोजगार से जुड़ा जो है एक आपका प्रोत्साहन है। और इस योजना की जो घोषणा है ना ये भारत सरकार के द्वारा जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में आपका किया गया था, जिसे वर्ष 2025 में जो है ना व्यापक स्तर पर जो आपका लागू किया
गया है। और देखिए ईएलआई का जो योजना का मुख्य उद्देश्य है ना, ये संगठित क्षेत्र में नए कर्मचारियों की भर्ती को प्रोत्साहित करना और युवाओं को रोजगार के अवसर भी जो आपका प्रदान करना है। और इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दोनों को जो है ना सरकार द्वारा सीधे वित्तीय प्रोत्साहन जो है ना ये आपका प्रदान किया जाता है। और ईएलआई के तहत मैं आपको बता दूं कि आपके 3 अलग अलग योजनाओं को जो है ना आपका शामिल किया गया है। और वो 3 अलग अलग योजनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए स्कीम ए, ये जो आपका पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए जो है ये आपका मतलब कि योजनाएं हैं। स्कीम बी की बात कर लेते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में जो है रोजगार सृजन के लिए है। और स्कीम सी जो है ना ये आपका एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ताओं को जो है आंतरिक रोजगार देने के लिए जो है ये आपका सहायता जो आपका करता है। और ये जो आपका योजना है ना ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट यानी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय माध्यम से जो है ना ये आपका क्रियान्वित जो आपका किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ये आपका ईएलआई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जो है ना अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल जो ऑफिस है ना ये कहाँ पर स्थापित किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नया जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना आंध्र प्रदेश के जो है ये आपका विजयवाड़ा में जो आपका स्थापित किया है। और इसका जो उद्घाटन है ना ये आपका जून 2025 में आपका किया गया था, ताकि राज्य में अपनी पहुंच और सेवाओं को भी जो आपका बढ़ाया जा सके। और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा आपका किया गया है, तो आपका आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के द्वारा जो है आपका 16 जून 2025 को जो आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि जब सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका Na2SO4 होता है। और इस मतलब कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन को जो है ना आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी श्वेत जो अवक्षेप होता है ना ये कौन सा पदार्थ होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर आपके इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला जो आपका श्वेत जो मतलब कि अवक्षेप होता है ना ये आपका बेरियम सल्फेट होता है। आप यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं। ये जो आपका बेरियम सल्फेट होता है ना यही आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट जो आपका बनता है। तो बेरियम सल्फेट किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि ये जो आपका इक्वेशन दे दिया गया था और पूछा गया था ये किस प्रकार का आपका रिएक्शन है यानी अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि इसमें आपका आयनों का जो है ना ये आपका आदान प्रदान जो आपका किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेविड स्लेजले को जो है ना उनके किस उपन्यास के लिए जो है 2025 का बुकर पुरस्कार जो आपका प्रदान किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कनाडाई ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को जो है ना अपने उपन्यास फ्लेश के लिए जो इन्हें आपका 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी फ्लैश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है ना ये किस योग के बराबर होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये जो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी का योग के बराबर होता है। तो किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महिलाएं कॉपर टी का जो उपयोग है ना ये किसके बचाव के लिए जो आपका करती है। तो देखिए महिलाएं कॉपर टी का जो मतलब कि प्रयोग है ना उपयोग है ये आपका गर्भधारण से मतलब कि बचाव के लिए जो आपका करती है। तो ऑप्शन सी प्रेगनेंसी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डेटा हो सकता है चेंज हो, मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ अगर डेटा चेंज हो तो, लेकिन मैं आपको मतलब कि फॉर्मूला बता दूंगा ना, सूत्र बता दूंगा तो आप इजीली तो उतना सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे कि यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है ये आपका 330 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल जो है ये आपका 330 मीटर पर सेकेंड है, तो आपका तरंग दैर्घ्य यानी आपका जो वेवलेंथ है ना ये आपका पूछा गया था कि आपका क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हमेशा बताते रहा हूँ कि जब भी आपका आवृत्ति और ध्वनि की चाल और आपका तरंग दैर्घ्य इनके बीच का रिलेशन आपका दिया रहे ना, तो इनका आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इनके बीच का जो संबंध का फॉर्मूला होता है ये आपका v इक्वल टू जो है f इंटू लैम्डा, ये जो आपका मतलब कि फॉर्मूला होता है, जहाँ पर लैम्डा जो होता है ये आपका तरंग दैर्घ्य होता है यानी वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये दोनों तो आपका गिवन है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v/f हो जाएगा, जहाँ पे f आपका सॉरी मतलब v कितना दिया गया है, तो आपका 330 आपका दिया गया है और f आपका कितना दिया गया, तो ये भी आपका 330 ही जो आपका दिया गया है, यानी
यानी जो लैम्डा निकल कर आएगा ना, ये आपका 1 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, तो आपका 1 मीटर आएगा। तो ऑप्शन सी 1 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें जो ध्वनि की चाल दी गई थी ना, सॉरी ध्वनि की चाल तो आपका जो कितना दिया गया था इसमें, नहीं शायद ध्वनि की चाल नहीं, ध्वनि की तरंग की आवृत्ति में बोल रहे थे कि शायद सर 33 कुछ दिया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला तो बता ही दिया ना, तो आप इजीली जो है मतलब कि वैल्यू पुट करके भी जो है इजीली जो वो सॉल्व कर लोगे जो भी दिया गया होगा जिस प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को जो है ना 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो है ना आपका नियुक्त किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि शक्तिकांत दास जो कि आपके आरबीआई के जो है ना ये आपके 25वें नंबर के आपके गवर्नर जो आपके बनाए गए थे, और 2025 में इन्हें आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है ना मुख्य सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या बताइए कि ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने करंट अफेयर्स के करवाया है, क्या मैंने आपको 7-8 वीडियो जो दिया था करंट अफेयर्स का, उससे सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं? तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना, जो कि आपका पोस्टपोन होकर फरवरी में हो गया ना, तो आप मतलब कि वो सारे करंट अफेयर जो है आप जरूर कर लीजिएगा। और बीच बीच में जो एग्जाम जिस दिन नहीं होगा उस दिन में मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियो जो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कमेंट करके ये भी साथ में बताइएगा कि वर्तमान में जो है ना आपके आरबीआई के जो गवर्नर है ये कौन है और कितने नंबर के हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक का जो है ना मुख्य कार्य जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पैरेन्काइमा पौधे में पाया जाने वाला जो है ना ये आपका सबसे सरल और अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपका होता है, और इसकी कोशिकाएं जो है ना आपका जीवित होती है और उनकी दीवारें भी जो है ये आपका पतला होता है। और पैरेन्काइमा का जो मुख्य कार्य है ना कि इसका जो मुख्य कार्य होता है ये पौधे के लिए भोजन यानी स्टार्च का भंडारण करना और उन्हें जो आपका सहारा देना होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोन्था चक्रवात ने जो है ना आंध्र प्रदेश के किस जिले को जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था? यह आपका इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, या फिर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मोन्था चक्रवात की बात कर ले अगर इस प्रकार से पूछा गया होगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश के जो है ना काकीनाडा जिले को जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात का लैंडफॉल जो है ना ये आपका सबसे अधिक हुआ था। तो ऑप्शन डी काकीनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि इसरो ने 2029 में प्रस्तावित किस मिशन के लिए जो है ना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है ये आपका सहयोग का समझौता जो आपका किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो ने 2029 में प्रस्तावित जो है ना ये आपका एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह जिसका नाम आपका क्या तो एपोफिस के अध्ययन के लिए जो है ना ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है ये आपका सहयोग की इच्छा जो आपका जताया गया है। और इस मिशन का जो आधिकारिक नाम है ना ये आपकी रैमसिस, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या है तो आपका रैपिड एफोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी है, जो कि आपका मूल रूप से जो है ना ये आपका ईसीए का जो है आपका मिशन है। तो ऑप्शन में या तो आपका एफोसिस दिया गया होगा या फिर आपका रैमसिस जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में जो है ना किन किन मौजूदा अधिनियमों में जो है ये आपका संशोधन किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 ने जो है ना मुख्य रूप से जो है आपके 5 प्रमुख मौजूदा कानूनों में जो है ये आपका संशोधन किया है। और वो 5 प्रमुख मौजूदा कानून संशोधन कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है। सेकंड आपका 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम है। थर्ड आपका जो है 1955 यानी 1955 का जो है ना भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है। फोर्थ आपका जो है ना ये आपका 1970 और 1980 यानी आपका चौथा और पांचवा जो है आपका 1970 और 1980 का जो है ये आपका बैंकिंग कंपनियां अधिनियम है। तो इस 5 प्रमुख मौजूदा अधिनियमों में जो है ना मतलब कानूनों में जो है ये आपका संशोधन किया गया है, जिसमें आपका जमाकर्ता सुरक्षा, शासन और पारदर्शिता जो है आपका बढ़ी है तथा रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग मानकों में भी जो है ना ये आपका सुधार हुआ है। इसके अलावा बात कर ले संसाधन मतलब कि संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या कह रहे हैं? तो देखिए जमाकर्ता मतलब कि नामांकन सुविधाओं को जो है आपका सरल बनाया गया है, जिससे जमाकर्ताओं के लिए जो है ये आपका दावा निपटान जो है ये आपका आसान हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मतलब
आपके जो है सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यालय जो है ना, ये आपका 8 से बढ़ाकर आपका 10 वर्ष करना और पर्याप्त हित यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की मौद्रिक सीमा को भी जो है ना, ये 5 लाख से बढ़ाकर जो है आपका 2 करोड़ जो आपका करना है। इसके अलावा सार्वजनिक बैंक के बैंक को यानी आपका PSBS को बिना दावे वाली राशि का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जो है ना स्थानांतरित करने की अनुमति भी जो आपका देना है। तो ये 5 ऑप्शन में आपका दिया गया होगा या फिर आपका सिर्फ ऑप्शन में 5 दिया गया होगा। तो इनमें जिस प्रकार से भी ऑप्शन दिया गया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि वक्फ अधिनियम 1995 का नया नाम जो है ना, ये क्या प्रस्तावित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वक्फ अधिनियम 1995 का जो नया नाम है ना, इस संशोधन के तहत अभी से आपका जो है संयुक्त वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दस्ता और विकास अधिनियम यानी उम्मीद एक्ट के नाम से जो है ना, ये आपका जाना जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया, उम्मीद एक्ट। तो ये आपका मतलब कि उम्मीद एक्ट वाला जो आपका है ना, ये आपका ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अस्थि यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक को जो है ना, ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है ना, ये आपका कौन सा होता है, तो ये आपका टेंडन होता है। तो टेंडन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले कि आपका जो है हड्डी को हड्डी से आपका कौन जोड़ता है, तो देखिए हड्डी से हड्डी को जो है ना, ये आपका लिगामेंट जो आपका जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है मांसपेशी से हड्डी के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी कंडरा या फिर टेंडन जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक रहा आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को जो वो देख लेते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था ना कि फीफा महिला विश्व कप 2027 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए फीफा महिला विश्व कप 2027 की बात कर ले तो ये आपका ब्राजील में आयोजित किया जाएगा और ये आपका 2027 का जो है ना, ये आपका 10वां संस्करण रहेगा। तो ऑप्शन सी ब्राजील आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका महिला के बारे में हो गया। फीफा विश्व कप 2026 वाला अगर पुरुष वाला अगर पूछा जाए तो ये आपका 2026 का जो पुरुष वाला होगा ना, ये आपका 23वां संस्करण रहेगा। और इसके जो आयोजन है ना, ये आपका संयुक्त रूप से जो है कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये आपका किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संतान का लिंग यानी आपका संतान का जो लिंग है ना, मुख्य रूप से जो है ये किसके द्वारा आपका निर्धारित होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्यों में जो है ना आपके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इनमें से आपका 22 जोड़े पुरुष और महिलाओं में जो है दोनों में ही आपके जो वो समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ना, यानी इसी जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र जो है ना, 23वें जोड़े को जो है ये आपका कहा जाता है। और मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, जिसमें आपका महिलाओं के पास जो है ना केवल आपका जो है XX आपका जो है लिंग गुणसूत्र होता है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि माता से आने वाला जो अंडाणु है ये आपका हमेशा जो है ना, ये आपका X गुणसूत्र ही जो आपका प्रदान करेगा। वहीं अगर पिता की बात कर ले यानी पुरुषों के पास जो है ना, ये आपका XY लिंग गुणसूत्र होता है। और पिता के जो मतलब कि शुक्राणु होते हैं ना, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका मतलब कि आधा X हो सकता है या फिर आपका आधा Y वाला हो सकता है। तो अगर लिंग निर्धारण की बात कर ले तो देखिए यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है ना, तो जो संतान होती है ये आपका लड़की होती है यानी XX आपका लड़की होती है। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है ना, तो जो संतान होता है ये आपका लड़का यानी XY होगा। तो चूंकि माता हमेशा आपका X ही देती है, इसलिए बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा ना, ये पूरी तरह से जो है ये आपका पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर जो है ये आपका निर्भर करता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो पिता के गुणसूत्र द्वारा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भौतिकी में कार्य को बल के रूप में जो है ना, ये आपका कैसे परिभाषित किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो आपका F इंटू एस होता है, यानी आपका बल इंटू विस्थापन होता है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मानव शरीर में जो है ना रक्त प्लाज्मा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा
प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी आपका कार्य परिवहन है। और ये जो आपका पानी, प्रोटीन, पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज और विटामिन, इसके अलावा हार्मोन, अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त कोशिकाओं को जो है ना पूरे शरीर में जो आपका ले जाता है। और साथ में आपका शरीर के तापमान, पीएच संतुलन और रक्तचाप को बनाए रखने में भी है ये आपका मदद करता है। और संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी भी जो है आपका मतलब कि प्रदान करता है। तो इसमें जो आपका मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें आपका दिया गया था एक ऑप्शन में कि अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये जो आपका प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया जो होती है ना, एक आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसे जो है ना आपका किस और अन्य नाम से भी जो आपका जाना जाता है, ये आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया को जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रियन यानी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जो है ना ये आपका जाना जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है ना ये आपका बैरियम सल्फेट नाम जो है एक आपका घुलनशील सफेद ठोस यानी अवक्षेप जो है आपका बनता है, जो कि विलयन से अलग जो है आपका हो जाता है। तो ऑप्शन में आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी अवक्षेपण अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि एक अवतल लेंस की फोकस जो लंबाई है ना ये आपका 15 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु की लेंस से आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले आपका जो अवतल लेंस में आपका चिन्ह परिपट्टी के अनुसार क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका अवतल लेंस में यानी कनकेव लेंस में जो है ना आपका जो मतलब कि फोकस लंबाई होता है ये एफ आपका निगेटिव होता है। तो एफ आपका -15 सेंटीमीटर मतलब 15 दिया गया था तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू भी जो होता है ये आपका निगेटिव होता है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो वस्तु की भी जो दूरी होगी ये आपका -10 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंस के सूत्र का उपयोग करके जो है प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू जो है 1/v - 1/u, ये जो आपका लेंस का सूत्र होता है। तो इस पर वैल्यू पुट करके हम लोग सिंपली जो है मतलब कि आपका जो है ना प्रतिबिंब की जो दूरी है ये आपका इजिली निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करके आप भी जो आपका आएगा ना प्रतिबिंब की दूरी ये आपका -6 जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग मतलब कि प्रकृति का निर्धारण करेंगे तो भी का मान आपका ऋणात्मक है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु की आकार की ओर ही बनता है, इसलिए आपका आभासी और सीधा होगा। तो अब हम लोग मैग्नीफिकेशन जो आपका निकाल लेंगे तो m इक्वल टू क्या होता है v/u होता है आपका। तो आपका v जो है -6 दिया गया था और u भी आपका -10 होता है। तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका m जो निकल कर आएगा ना ये आपका 0.6 जो आपका निकल कर आएगा। और एक बात आप हमेशा नोट कर लेना कि अवतल लेंस हमेशा जो है ना ये आपका आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही जो है आपका बनाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो आभासी, सीधा और छोटा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना आपका धातु है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये धातु है आपका मतलब कि वे तत्व होती है ना जो आपका चमकदार होता है, तन्य होता है, इसके अलावा विद्युत तथा उष्मा का आपका सुचालक होता है और आघातनशील होता है। और यहाँ पर जो आपका जो कॉपर है ना यानी तांबा जो है एक आपका संक्रमण धातु है जो कि इन सभी गुणों को जो है आपका रखता है। इसके अलावा जल हो गया, ऑप्शन में आपका जल भी दिया गया था, लवण यानी आपका सॉल्ट दिया गया था, हवा, ये सारे आपके मिश्रण या फिर गैस हैं, आपके धातु नहीं है। जो आपका धातु है ना ये आपका कौन सा था, आपका कॉपर यानी तांबा है। तो ऑप्शन डी तांबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि धातुओं की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मेटल्स के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धातु की जो प्रकृति के संबंध में आपका सही विकल्प ये है ना कि धातु जो है आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ये आपका पॉजिटिव आयंस यानी धनायन जो है आपका बनाता है। इसके अलावा ये जो धातुएं होती है ना ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी विद्युत धनात्मक होती है। और ये सामान्यता आपका जो है ये आपका ठोस होता है, लेकिन आपका मरकरी जो होता है ना ये आपका अपवाद होता है यानी एक्सेप्शन होता है, जो कि आपका एकमात्र जो है ना ये आपका द्रव धातु है। और उष्मा व विद्युत का भी जो है ना आपका सुचालक होता है। इसके अलावा मतलब कि धातु जो है इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना ये आपके क्षारीय यानी बेसिक प्रकृति के होते हैं। इसलिए आपका अम्ल के साथ जब आपका क्षारीय का मतलब कि अभिक्रिया कराया जाता है ना तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका लवण और जल जो है आपके देते हैं। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होते हैं, यानी आपका जो मेटल्स आर डक्टाइल्स एंड मैलिएबल होते हैं। ये जो आपका धातु की प्रकृति का जो है ना ये आपका सही विकल्प जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना आपके गलत दिए गए हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए गए थे और इसी में से आपको बताना था ना कि चारों ऑप्शन में कौन सा आपका गलत दिया गया है। तो देखिए, एक बंद परिपथ का मतलब ये होता है ना कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो है एक पूर्ण और निर्बाध पथ यानी मतलब कि कंप्लीट एंड अनब्रोकन पाथ जो है ना ये आपका उपलब्ध है। और जब परिपथ बंद होता है ना तो धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलना जो ये आपका चाहिए, इसलिए आपका ये कहना है कि बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, जो कि आपका एक गलत कथन जो आपका दिया गया है। और ये गलत कथन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओम के नियम के अनुसार जो है ना यदि प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को आपका नियंत्रण रखा जाए, नियत रखा जाए, यानी आपका रेजिस्टेंस को जो है ना आपका कांस्टेंट रखा जाए, विभवांतर को जो है आपका आधा कर दिया जाए, तो आपका जो मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है ना यानी विद्युत धारा पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ओम्स का लॉ आपका होता है क्या, तो ये आपका V इक्वल टू जो है IR, ये आपका ओम्स का लॉ होता है, जहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका V/R हो जाएगा। जहाँ पर मान प्रारंभिक धारा आपका क्या है कि आप लेट कर लो कि I इक्वल टू जो आपका क्या है, तो आपका V/R है। अब नया जो विभवांतर होगा ना, क्योंकि विभवांतर को आपका आधा कर दिया जा रहा है, तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका V/2 हो जाएगा, यानी आपका आधा हो रहा है। फिर आपका जो रेजिस्टेंस है ना यानी प्रतिरोध को जो है ये आपका कांस्टेंट जो आपका क्वेश्चन में रखा गया है, तो आपका जो नई धारा निकल कर आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, तो आपका V यहाँ पर आपका V डैश R डैश आ जाएगा, मतलब V डैश R आ जाएगा, और आपका जो है ना V/2/R आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा और फिर आपका इंटू V/R आ जाएगा। चूंकि I इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो मतलब 1/2 I आ जाएगा। तो जो नई धारा होगा ना ये आपका धारा की जो है ये आपका आधा आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो धारा आधा हो जाएगा, किस में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा कारक जो है ना ये आपका उत्तरदायी होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, लोहे में जंग लगना एक जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, और ये जो आपका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जब लोहे आपके लंबे समय तक हवा और नमी के संपर्क में रहता है ना, तो ये आपका उनके सीधा क्रिया करके जो है एक लाल भूरे रंग की परत जो आपका बनाता है। और इसके लिए आपका क्या क्या मतलब कि कंडीशन होता है, तो देखिए, जंग लगने के लिए आपका 2 चीज़ों का होना अनिवार्य है, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है, तो देखिए, हवा में मौजूद ऑक्सीजन लोहे के साथ जो है ना ये आपका अभिक्रिया करता है, और जल वाष्प या फिर नमी इसी अभिक्रिया को जो है ना ये आपका सुगम जो आपका बनाता है। और जंग का रासायनिक नाम जो होता है आपका जल योजित आयरन 3 ऑक्साइड यानी हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपके Fe2O3.XS2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और लंग्स मतलब कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है ना उस पर आपका जो है पेंट ग्रीस या फिर आपका गैल्वेनाइजेशन की परत जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका नमी और ऑक्सीजन यानी लोहे में जंग लगने के लिए कौन कौन से कारक आपके उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपके जो है नमी और जो आपके ऑक्सीजन और नमी जो है ना ये आपका दोनों ही जो है ये आपके उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 यानी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत जो है ना 139 अर्थव्यवस्थाओं में जो है भारत का जो रैंक है ये आपका 38वें पायदान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन ए 38वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है, तो आपका वीपो यानी आपका जो है वीपो के द्वारा आपका जो वो जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहले स्थान पे आपका कौन सा देश रहा है, तो लगातार 15वें साल से पहले स्थान पे जो है ना ये आपका जो है वो स्विट्जरलैंड देश जो है ये आपका मतलब कि लगातार 15वें साल से जो है ये आपका पहले स्थान पे जो आपका आ रहा है। इसके बाद आपका स्वीडन आया है, उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य का स्थान जो है ये आपका रहा है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में पूछा जाना यानी आईपी इंडेक्स के बारे में पूछा जाए, तो देखिए आईपी इंडेक्स 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना ये आपका शीर्ष पर रहा है। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है ना ये नवाचार और रचनात्मक के लिए जो है आईपी ढांचे की ताकत को जो आपका मापता है। इसके अलावा ये जो आपका विश्व बौद्धिक जो संपदा सूचकांक है ना यानी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये आपका इनोवेशन यानी नवाचार को जो आपका मापता है, जिसमें भारत का जो रैंक है ये आपका 38वें पायदान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन ए 38वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2025 का जो है ना ये आपका थीम जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष आपका विश्व टीबी दिवस जो है ना ये आपका 24 मार्च को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो इसका थीम है ना ये आपका ये रहा था कि यस वी कैन इंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, यानी हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करे, परिणाम दे। ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये साइंस में पूछा गया था कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से जो है ना किस उद्देश्य के लिए जो आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका शायद सुंदरलाल बहुगुणा जो इसके आपके नेता रहे थे और 1973 में शायद आपका शुरू किया गया था, जो कि आपका जो है ना वनों और पेड़ों की रक्षा के लिए जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी वनों और पेड़ों की रक्षा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व मलेरिया दिवस 2025 का जो थीम है ना यानी विषय जो है ये आपका क्या रहा था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है ना ये आपका 25 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो आपका इसका थीम है ना ये आपका मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो भारत का रैंक मैं आपको पहले भी बताया 99 रैंक पे रहा था और भारत का जो स्कोर है ये आपका 67 रहा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि किस एशियाई टेनिस खिलाड़ी ने जो है ना अपने करियर में जो है सबसे अधिक मतलब कि सिंगल्स यानी एकल टेनिस खिताब जो है ना आपके जीते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि चीन की ली नौ जो है ना जिनका नाम आपका क्या है, तो ये आपका लीना है। ये आपका एशिया की जो है ना सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी में से एक है और उन्होंने अपने करियर में कुल जो है ना ये आपका 9 WTA एकल खिताब जो आपका जीते हैं, और जिसमें आपका 2 ग्रैंड स्लैम जो कि आपका 2011 फ्रेंच ओपन और 2014 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इनके द्वारा जो आपका जीता गया था। और ये आपका ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली जो है ना पहली एशियाई खिलाड़ी जो आपका बनी थी। तो ऑप्शन में आपका लीना दिया गया होगा। तो ऑप्शन सी लीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है ना कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है ना ये आपका होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके फ्रांसियम जो आवर्त सारणी में जो है ना सबसे ऊपर, लेकिन प्रयोगशाला में जो है ये आपका अल्प मात्रा में ही बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है ये आपका फ्रांसियम ही होता है। उसके बाद आपका सीजियम होता है, लेकिन आपका ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया था। उसके बाद पोटेशियम जो होता है नहीं आपका सबसे ज़्यादा जो है ये आपका अभिक्रियाशील धातु होता है, और पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है। तो ऑप्शन में आपका पोटेशियम दिया गया था। तो ऑप्शन सी पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका के होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, लैंग्वेज का मुझे पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष जो है ना ये आपके तुहिन कांता पांडे थे, क्योंकि तुहिन कांता पांडे को जो है ना ये आपका 1 मार्च 2025 को जो ये आपका कार्यभार संभाले हैं। और ये किसका स्थान लिए थे, तो आपका माधवीपुरी बूच का जो है ना ये आपका स्थान जो आपका लिए थे। और माधवीपुरी बूच का जो कार्यकाल है ना ये आपका 28 फरवरी 2025 को ही जो है ये आपका समाप्त हो गया था। तो अगर फरवरी तक पूछा गया होगा तो माधवीपुरी बूच आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे मार्च के बाद पूछा गया होगा ना यानी मार्च से पूछा गया होगा तो फिर आपका जो है तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो आपका सफलतापूर्वक परीक्षण है ना ये भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा जो है ना ये आपका किया गया है, जिसमें आपका अक्टूबर मतलब कि DRDO ने आपका अक्टूबर 2025 में जो है ना इसे आपका स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर से मतलब दाग करके जो है ना ये आपका सफलता पूर्वक परीक्षण जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी DRDO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक आपका जो है केमिकल इक्वेशन आपका दिया गया था कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका दिया गया था कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें आपका जो बैलेंस करना था, जहाँ पे एक्स आपका इस मतलब एक्स वाई और जेड को जो है ना आपका बैलेंस करने के लिए जो आपका पूछा गया था, और इस प्रकार के जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब मतलब बैलेंस कैसे करते हैं, तो आपका पहले इधर देखते हैं कि कितना दिया गया और इधर वाले को भी आप लोग बैलेंस जो वो करते हैं। तो आपका रिएक्टेंट में आपका कितना दिया गया कैल्शियम में, तो कैल्शियम आप देखोगे तो इधर आपका 1 है। अब इधर प्रोडक्ट में हम लोग कैल्शियम देखेंगे तो इधर आपका एक कैल्शियम है और कहीं कैल्शियम नहीं है, तो एक ये तो आपका बैलेंस्ड है कैल्शियम। उसके बाद हम लोग कार्बन देखेंगे, ठीक है, तो कार्बन इधर तो आपका 1 है और कार्बन आपका इधर कितना है, कार्बन इधर भी आपका 1 है। ये आपका कार्बन कहाँ पर है, हाँ ये कार्बन भी जो है आपका 1 ही है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन इधर आपका 3 है, इधर आपका कितना है प्रोडक्ट तरफ, तो ऑक्सीजन देखेंगे तो इधर आपका भी जो है वो 3 ही है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मतलब हाइड्रोजन को देखेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर आपका कितना, तो ये आपका 1 ही है, मतलब सॉरी रिएक्टेंट की तरफ। उसके बाद आपका हाइड्रोजन इधर जो है ना ये आपका 2 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इधर हम लोग 2 कर देंगे, 2 मतलब 2 HCl हो जाएगा। और क्लोरीन भी आपका इधर कितना है, तो क्लोरीन भी आपका 2 है, तो ये तो आपका इजीली बैलेंस हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और ये हमारा 1 1 हो जाएगा, तो इजीली जो हमारा मतलब कि बैलेंस्ड हो जाएगा। बस हाइड्रोजन आपको जो वो बैलेंस करना था। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपका 2 HCl सिर्फ आपका होगा, तो x = 2 आ जाएगा, y = 1 और z = 1 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जो आपका मित्र शक्ति है ना ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला जो है एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और 2025 का जो है ना ये आपका 11वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका 11वां संस्करण है ना ये कर्नाटक के जो है बेलगांव के मतलब कि आपका बेलगांव में जो है फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो आपका 10 से 23 नवंबर 2025 तक जो है ना ये आपका चला था। तो ऑप्शन में आपका कर्नाटक का बेलगांव आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये आतंकवाद विरोधी और शांति अभियानों में जो है ना दोनों देशों के बीच जो है रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को जो है ना ये आपका बढ़ाना था। और इसमें अगर प्रतिभागी की बात कर ले तो देखिए भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और श्रीलंका की गजाबा रेजिमेंट सहित दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेना के जवान जो है ना ये आपके शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान या फिर रैंक पे जो आपका रहा है। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है ना ये आपका चौथे पायदान पे जो आपका रहा है। और शीर्ष 3 देश की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहले स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, सेकंड स्थान पे आपका रूस, थर्ड स्थान पे आपका चीन देश रहा है। तो ऑप्शन सी भारत का पूछा गया था, तो चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आकाश का नीला रंग मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण जो है ना ये आपका दिखाई देता है। तो देखिए आकाश का जो नीला रंग मुख्य रूप से जो है ना ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकिरण और विशेष रूप से जो है ना ये आपके रेले स्कैटरिंग यानी रेले परिकिरण नामक घटना के कारण जो है ये आपका दिखाई देता है, जिसमें आपका सूर्य का प्रकाश जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद छोटे गैस के अणुओं और कणों से टकरा कर जो है सभी दिशाओं में जो आपका बिखर जाता है। और ये जो आपका नीला प्रकाश होता है ना जिसकी जो रंग धैर्य होती है ये आपका कम होता है, और इसका जो परिकिरण होता है ये आपका अन्य रंग जैसे कि आपका लाल की तुलना में जो है ना ये आपका बहुत ही अधिक होता है, जिससे आकाश जो आपका नीला जो आपका दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिकिरण आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है फिट इंडिया कार्निवल के रूप में 16 से 18 मार्च 2025 तक जो है ना ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना ये आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विभिन्न आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार 2026 तक जो है ना भारत की जीडीपी लगभग जो है ये कितने ट्रिलियन डॉलर ये हो जाएगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके अलावा विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा जो है ना ये आपका न्यूनतम अनुमानों में आपका 2025 के अंत तक के अनुसार जो है ना भारत 2026 में लगभग जो है ये आपका 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक जो है ना ये आपका पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन सी 4.5 ट्रिलियन डॉलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय जो है ना ये आपका रोग प्रतिरोधी प्रकृति यानी रेजिस्टेंस नेचर की है, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो यह जो आपका रेड सिंधी होता है ना, ये जो नस्ल की गाय होती है ये आपका मतलब कि रोग प्रतिरोधी प्रकृति जो है ये सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो ऑप्शन ए रेड सिंधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया कि 100 किग्रा द्रव्यमान की 2 वस्तुएं जो है ना एक दूसरे से आपका 1 मीटर की दूरी पर आपका स्थित है और उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो है ना 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल का परिभाषा क्या होता है, तो F = Gm1 × m2/r²। ये जो आपका मतलब कि ये आपका 2 पिंडों के बीच लगने वाला ये आपका बल की परिभाषा होता है, जहाँ प्रथम वस्तु का द्रव्यमान आपका दिया गया 100 kg और दूसरे का भी आपका सेम ही दिया गया है जो कि आपका 100 kg आपका दिया गया है। r आपका यानी आपका जो दूरी है ये आपका 1 मीटर दिया गया था और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का तो वैल्यू है यहाँ आपका कहीं भी चले जाओ ये आपका सेम ही रहता है। G = है ये आपका 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करके जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हम लोग जब इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका 100 × 100 कितना होता है, तो ये आपका 10,000 होता है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर 10,000 करोगे तो 10⁴ आ जाएगा और 11 माइनस आपका जो 4 करोगे ना तो हमारा 11 और आपका ये +4 आएगा 10⁴। पावर जब आप प्लस माइनस करेंगे तो कितना माइनस प्लस माइनस होता है, तो -7 जो है ना ये आपका पावर कैलकुलेट होके आएगा। यानी आपका जो मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना ये कितना होगा, तो आपका 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन जो है ना ये आपका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कोशिका के न्यूक्लियस यानी केंद्रक की जो खोज है ना ये आपका 1831 में जो है किसके द्वारा जो वो किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके जो स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है ना ये आपका 1831 में जो है आर्किड पौधे की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से आपका अध्ययन करते हुए जो है इन्हीं के द्वारा आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रॉबर्ट हुक की बात कर ले तो इन्होंने 1665 में जो है ना सबसे पहले जो है मृत कॉर्क कोशिकाओं की जो है ना आपका खोज किए थे। वहीं अगर जीवित कोशिका के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे ना इन्होंने सबसे पहले जो है जीवित कोशिका यानी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को जो है ना ये आपका देखा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। रुडोल्फ विर्चो की बात कर ले तो इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं जो है ना ये पहले से मौजूद कोशिकाओं से जो आपका बनती है। ये जो आपका रुडोल्फ विर्चो के द्वारा आपका बताया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो आप मुझे बच्चों द्वारा मिल पाए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सभी बच्चों को तहे दिल से जो वो धन्यवाद जिन्होंने भी क्वेश्चन मतलब कि भेज पाए हैं। तो ऑल शिफ्ट था इसीलिए मतलब कि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे का भी नाम नहीं ले पाए क्योंकि और थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे का भी नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप लोग इसके लिए बुरा मत मानना, इतनी सहायता करता तो इतना तो आप मतलब कि समझ सकते हो कि सेकंड शिफ्ट में अब क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए नाम लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।